हेलो बच्चों, माय नेम इज अवनीश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेट्री। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 11th लेक्चर, है ना। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 11th लेक्चर। तो ये चैप्टर एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड था, हाइड्रोस्टैटिक्स, सरफेस टेंशन और हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स भी कंप्लीट कर दिया, 4 लेक्चर लगे उसके लिए, और सरफेस टेंशन भी मैंने ऑलरेडी 6 लेक्चर लगे उसको कंप्लीट करने के लिए। तो 10 लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के। सारी चीजें मैंने डिटेल में समझाई हुई है। लेक्चर नंबर 10 में आप लोग को कैपिलरी एक्शन, जो कि सरफेस टेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो आपको मिलेगा। तो आज हम इस चैप्टर का 3rd पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस टॉपिक का, हाइड्रोडायनामिक्स। पहला पार्ट में आप लोग ने पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट, जब फ्लूइड मेरा रेस्ट पे था। दूसरा पार्ट पढ़ा आप लोग ने सरफेस टेंशन, जो कि लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टी थी, सरफेस के बारे में पढ़ा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोडायनामिक्स, which means fluid is in motion, the branch of physics which deals with physics, fluid in motion. Fluid is in motion is called hydrodynamics. The branch of physics which deals with fluid is in motion which is called hydrodynamics. तो आज हम देखेंगे लिक्विड जब मेरा मोशन पे होता है तो कितनी सारी उसके ऊपर फोर्सेस लगती है, क्या चीजें होती है, आज वो हम सारी चीजें देखेंगे। ओके, सो हाइड्रोडायनामिक्स का आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का 11th लेक्चर है। तो आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड लेक्चर नंबर 11। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कॉमेंट करिए, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। So, what is the meaning of hydrodynamics? Fluid is in motion. When fluid is in motion, it's called hydrodynamics. तो अब यहाँ पे 2 टाइप का मोशन होता है। आपकी बुक में बहुत सारे डेफिनेशंस वगैरह दिए हैं, उनको याद रखने का जरूरत नहीं है। मेनली हमें 2 मोशन पढ़ने हैं। एक है पहला स्ट्रीमलाइन मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन, या फिर इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, और दूसरा है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो या फिर टर्बुलेंट मोशन। अच्छा, इसी स्ट्रीम लाइन को बोला जाता है लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो। तो इनके बीच में डिफरेंशिएशन है, स्ट्रीमलाइन मोशन और टर्बुलेंट मोशन। आइए देखते हैं डिटेल में कि स्ट्रीमलाइन मोशन क्या होता है, टर्बुलेंट मोशन क्या होता है, या फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है और स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है। अच्छा, बेसिकली हमें पूरे चैप्टर में स्ट्रीमलाइन ही पढ़ना है, टर्बुलेंट मोशन नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको दिया हुआ, इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी टर्बुलेंट मोशन इस टॉपिक पर कभी नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रीमलाइन मोशन पढ़ना है। अभी आपको थोड़ी देर में आइडिया आ जाएगा कि क्यों हमें स्ट्रीमलाइन मोशन नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं टर्बुलेंट मोशन पढ़ना है। सबसे पहला आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि स्ट्रीमलाइन मोशन में क्या होता है। तो सबसे पहला है, सपोज कर लीजिए ये टैप है, ये टैप में से पानी निकल रहा है। ओके, ये टैप है, ये टैप में से पानी निकल रहा है। सपोज कर लीजिए आपने जो टैप खोला हुआ है वो थोड़ा सा ही खोला, आपने जो टैप खोला वो थोड़ा ही खोला, पूरा नहीं खोल दिया हुआ। तो इसमें से जो पानी निकलेगा वो काफी स्मूथ तरीके से निकलेगा। इसमें से जो पानी निकलेगा काफी स्मूथ तरीके से निकलेगा, कुछ इस तरीके से निकलेगा, ऐसे। कब? यहाँ पे देखिए स्मूथ, एकदम स्मूथ तरीके से निकल रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ एकदम स्टेडी फ्लो है। कोई भी लेयर दूसरे लेयर को इसको क्रॉस नहीं कर रही है, कोई भी लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं कर रही है, एकदम काफी स्मूथ तरीके से बह रहा है। इसी फ्लो को बोलेंगे हम लोग स्ट्रीमलाइन मोशन। मतलब यहाँ पे जब आपने क्या किया, नल का जो टैप का यहाँ पे जो टोटी है उसको थोड़ा ही खोला है, पूरी तरीके से नहीं खोला हुआ है। इन अपोजिट टर्बुलेंट मोशन में क्या होता है, सपोज कर लीजिए ये आपका टैप है और ये टैप में जो टोटी लगी हुई है उसको आपने पूरी तरीके से खोल दिया हुआ है, इसको आपने पूरी तरीके से खोल दिया है। अब जब आपने पूरी तरीके से खोल दिया तो इसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो काफी वायलेंट तरीके से होगा, काफी वायलेंट तरीके, कुछ इस तरीके से वायलेंट तरीके से होगा। पानी का वेलोसिटी जो बहुत ज्यादा तेज रहेगा, काफी वायलेंट तरीके से निकलेगा। यहाँ पे जो होगा वायलेंट तरीके से होगा। तो यहाँ पे जो पानी में टर्बुलेंस होगा, यहाँ पे पानी में क्या होगा, टर्बुलेंस होगा, इसलिए इसको बोला जाता है टर्बुलेंट फ्लो। यहाँ पे क्या किया आपने, जो टोटी खोला हुआ है वो काफी स्मूथ तरीके से खोला हुआ है। अब काफी स्मूथ तरीके से खोलने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पानी का जो फ्लो है काफी स्टेडी फ्लो है, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। और यहाँ पे जो आपने टोटी खोला हुआ है पूरी तरीके से खोल दिया हुआ है। अब पानी का वेलोसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से काफी वायलेंट तरीके से पानी निकल रहा है। अब पानी का वायलेंट तरीके से निकलना मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस करती हुई चलेगी, मतलब यहाँ पे टर्बुलेंस होगा, यहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा, इसलिए इसको बोला जाता है टर्बुलेंस फ्लो। बेस्ट सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है स्ट्रीमलाइन मोशन में समझने के लिए
मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो स्ट्रीमलाइन मोशन में, स्ट्रीमलाइन फ्लो में जो सबसे ज्यादा समझने वाला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। ये तो मैं आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट है, इसका एग्जांपल से समझिए। सपोज कर लीजिए ये मेरा कोई भी एक वाटर सिस्टम है, ओके, इसमें से पानी बह रहा है, इसमें से पानी बह रहा है कुछ इस तरीके से, ऐसे डॉट 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 तरीके से। देखिए ये जो डॉट 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 दिख रहा है आप लोग को, ये मेरा वाटर का फ्लो है, ये मेरा वाटर का फ्लो है। सपोज कर लीजिए, काफी ध्यान से सुनिएगा, काफी ध्यान से सुनिए। मैं सपोज कर लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पूरे प्रोफाइल पे, इस प्रोफाइल पे अगर मैं देखूं, ये जो पानी मेरा फ्लो हो रहा है यहाँ पे, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पानी जो फ्लो हो रहा है, इस समय पे पानी का जो फ्लो है उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पानी मेरा कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सब वाटर मॉलिक्यूल का डायरेक्शन सेम रहेगा और उन सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का मैग्नीट्यूड भी, मतलब स्पीड भी सेम होगा। क्या बोला मैंने? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वाटर का वेलोसिटी रहेगा, ये जो वाटर का वेलोसिटी रहेगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी रहेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर मॉलिक्यूल का जो वेलोसिटी होगा, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहेगा। अगर एक मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में जा रहा है तो सारे मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अगर उस मॉलिक्यूल का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो हर इस पॉइंट पे हर एक मॉलिक्यूल का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगा। लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है v है, सॉरी v, ओके। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं देखूं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं देखूं तो वाटर का जो फ्लो का वेलोसिटी है, वाटर फ्लो का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स को पकड़ूं, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में जा रहा है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल का डायरेक्शन सेम होगा। और अगर एक वाटर मॉलिक्यूल का स्पीड सपोज कर लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, तो हर एक वाटर मॉलिक्यूल का स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, तो यहाँ पे सेम होगा। लेकिन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, इसका v था तो लेट से इसका v डैश रहेगा। अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो लेट से इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। एक प्रोफाइल और मैं पकड़ता हूँ, सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पकड़ा, तो इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे यहाँ पे जो वाटर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है सेम होगा। वाटर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल पकड़ा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल पकड़ा, तो वाटर मॉलिक्यूल सपोज कर लीजिए ये डायरेक्शन में जा रहा है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर सपोज कर लीजिए उस वाटर मॉलिक्यूल का स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स से इसका वेलोसिटी हमने ले लिया v डैश। देखिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, इससे डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है। हर एक पॉइंट पे अलग अलग, लेकिन उसी पॉइंट पे सबका सेम होगा। इस पॉइंट पे लेट से एक वाटर मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में जा रहा था तो सारे वाटर मॉलिक्यूल इसी डायरेक्शन में जाएंगे। अगर उस वाटर मॉलिक्यूल का स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड तो इस वाटर मॉलिक्यूल का, हर एक वाटर मॉलिक्यूल का इस पॉइंट पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड ही होगा। लेट से ये पॉइंट पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल पकड़ा और वो वाटर मॉलिक्यूल ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी वाटर मॉलिक्यूल होंगे सब एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। लेट से उसका वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका भी वेलोसिटी, सारे वाटर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी यहाँ पे रहेगा 10 मीटर पर सेकंड। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे पकड़ा, तीसरा प्रोफाइल, तो सपोज कर लीजिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर मॉलिक्यूल मेरा ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल जो इस पॉइंट पे आएंगे इसी डायरेक्शन में जाएंगे। लेट्स से उनका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी होगा 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन मोशन। नाउ व्हाट इज टर्बुलेंट मोशन? सपोज कर लीजिए ये मेरा पाइप है, इसमें से पानी जा रहा है। इनिशियली जो था ये मेरा स्टेडी फ्लो था। स्टेडी फ्लो कैसा था? मतलब स्ट्रीमलाइन मोशन था, मतलब कुछ पानी जो है मेरा एकदम एग्जैक्टली स्टेडी फ्लो की तरह एकदम स्मूथ तरीके से जा रहा था। यहां पे क्या आ गया? एक ऑब्स्टेकल आ गया। सपोज कर लीजिए यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल आ गया। क्या हो जाएगा? वाटर का जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। देखिए वाटर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे पकड़ा था,
यहाँ पे मैंने इस प्रोफाइल पे पकड़ा, मैंने इस प्रोफाइल पे वाटर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या था, सेम था। सपोज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वाटर मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे जा रहा है, तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। लेट्स से उनका वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकंड, तो सारे हर एक वाटर मॉलिक्यूल का इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी रहेगा 30 मीटर पर सेकंड। लेकिन जैसे ये ऑब्स्टिकल आ गया, ऑब्स्टिकल आने के बाद देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया, इरेटिक हो गया। तो अगर मैं इस प्रोफाइल पे पकड़ूं, तो देखो यहाँ पे इस वाटर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग है, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग है। हर एक पार्टिकल का, हर एक वाटर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा, अलग होगा। इसलिए टर्बुलेंट मोशन को स्टडी करना काफी टीडियस होता है। इसलिए आपके चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन मोशन दिया हुआ है, टर्बुलेंट मोशन आपको नहीं दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन मोशन। एक और है, इट इज अ स्टेडी फ्लो। इट इज अ स्टेडी फ्लो। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो? लिक्विड जो है ना, लेयर में ट्रेवल करेगा, ऐसे लिक्विड जो है ऐसे लेयर में ट्रेवल करते रहे, लेयर में, और एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं करेगी, एक लेयर दूसरे लेयर को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, एकदम स्टेडी फ्लो होगा, स्ट्रेट पाथ में। जैसे ये मेरा वाटर सिस्टम था, ये पाइप था, इस पाइप में से पानी बह रहा है, तो पानी मेरा कुछ इस तरीके से बहता रहेगा, एकदम लेयर वाइज। लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है मेरा लेयर में ट्रेवल करता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, फ्लूइड मेरा लेयर में ट्रेवल्स करता है, और लेयर में ट्रेवल करते टाइम ये एक लेयर दूसरे लेयर को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन ऑन द अपोजिट साइड इन अ टर्बुलेंट मोशन, जो लिक्विड का फ्लो होता है वो इररोटेशनल होता है। जो लिक्विड का फ्लो होता है वो इररोटेशनल होता है। इररोटेशनल का मीनिंग क्या होता है? सपोज कर लीजिए ये आपका पाइपलाइन है, इसके अंदर जो पानी से जा रहा है, ये एक दूसरे को ऐसे डिस्टर्ब करते हुए चलेगा, इररोटेशनल फ्लो होता है। यहाँ पे कैसा फ्लो होता है? स्टेडी फ्लो होता है। यहाँ पे कैसा फ्लो होता है? इररोटेशनल फ्लो होता है। एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस करती हुई चलेगी। ये लेयर्स में नहीं चल पाते हैं, है ना, ये लेयर्स में नहीं चल पाते हैं, तो या लेयर्स में नहीं चल पाते तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हुए चलेंगे। देखिए एक लेयर दूसरे लेयर को डिस्टर्ब करते हुए चल रही है। यहाँ पे स्टेडी फ्लो होता है, और स्टेडी फ्लो होने का मतलब क्या है? लेयर में ट्रेवल करता है, एक लेयर दूसरे लेयर को कभी भी डिस्टर्ब करते हुए नहीं चलेगी। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन मोशन एंड दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ये जो सेकंड पॉइंट मैंने बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ सेकंड पॉइंट आपके लिए। सपोज कर लीजिए मेरा वाटर का सिस्टम है, ये इसमें पाइपलाइन है, इसमें से पानी बह रहा है। पानी बहते टाइम ये जो डॉटेड लाइन है मैंने वो डिनोट किया हुआ है, पानी बह रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे अगर मैं देखूं तो वाटर मॉलिक्यूल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों उसके पास होता है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर सपोज कर लीजिए एक वाटर मॉलिक्यूल मैंने पकड़ा, यहाँ पे मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल पकड़ा, अगर वो ये डायरेक्शन में जा रहा है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर उस वाटर मॉलिक्यूल की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो सारे वाटर मॉलिक्यूल की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे, अगले वाले पॉइंट पे अलग होगा, उसके अगले वाले पॉइंट पे अलग होगा। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन मोशन। ये आपकी बुक में डिफरेंस दिया होता है, डायग्रामेटिकली नहीं दिया होता, मैंने आपको डायग्रामेटिकली समझा दिया। हो सकता है तो अगर आपको समझ में आया होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगर आपको जो कुछ भी समझ में आया अपने वर्डिंग्स में इसको लिख लीजिए ताकि आपको रिवर्स करते टाइम याद रहे। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग ने। okay. आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरफ। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीमलाइन मोशन पे ही ध्यान देना होगा। जैसा कि मैंने बताया आपकी बुक में टर्बुलेंट मोशन जो है नहीं हो सकता, क्योंकि टर्बुलेंट मोशन हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अलग रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग है तो उसकी स्टडी करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है। उसको आपके सिलेबस में नहीं मेंशन किया गया है, आपके सिलेबस में मेंशन किया है सिर्फ स्ट्रीमलाइन मोशन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ व्हाट इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? सपोज कर लीजिए ये आपके पास एक पाइप है with a different cross sectional area, ओके। ये आपके पास पाइप है, वाटर सिस्टम, जिसमें से क्या बह रहा है? पानी बह रहा है। अच्छा, पानी कैसे बह रहा है? स्ट्रीमलाइन मोशन। देखिए ये वाटर सिस्टम, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पानी बह रहा है, एरो नहीं दिखा, सॉरी, स्ट्रीमलाइन मोशन। पानी जो बह रहा है आपका स्ट्रीमलाइन मोशन है,
स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ओके, पानी जो है स्टेडी फ्लो है, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं करती हुई चल रही, एकदम स्ट्रीमलाइन मोशन में। ये एक मैंने ट्यूब लिया हुआ है विद अ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, विद अ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेट से इसका एरिया जो है मैंने A1 लिया, लेट से इसका एरिया A2 ले लिया, और लेट से इसका एरिया A3 लिया। लेट से यहां से जो पानी का वेलोसिटी है V1 है, यहां से जो पानी का वेलोसिटी है वो V2 है, और यहां पे जो पानी का वेलोसिटी है वो V3 है ना। I took one pipeline whose a different cross sectional area A1, A2, A3, और उसमें से जो पानी का वेलोसिटी है V1, V2, V3। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए है। स्ट्रीमलाइन मोशन मतलब स्टेडी फ्लो होगा, एंड फॉर अ स्टेडी फ्लो, अगर स्टेडी फ्लो होना है, स्ट्रीमलाइन मोशन मतलब स्टेडी फ्लो होना है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है मास एंटरिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, सॉरी पर यूनिट सेकेंड इज इक्वल्स टू, पर यूनिट टाइम लिखते हैं, पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्या। सपोज कर लीजिए यहां से 5 लीटर पानी चला गया, यहां से 5 लीटर पानी गया और यहां से 5 लीटर पानी निकला, तो मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। ऐसा तो नहीं है कि 5 लीटर आपने पानी डाला, यहां से 6 लीटर पानी आ गया, 1 लीटर एक्स्ट्रा कहां से आया, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ 5 लीटर आपने पानी डाला, यहां से 2 लीटर पानी निकला, तो 3 लीटर पानी कहां चला गया, चोक्ड अप हो गया इनसाइड। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है? फॉर ए स्टेडी फ्लो, फॉर ए स्ट्रीमलाइन मोशन, स्ट्रीमलाइन मोशन के लिए जितना मास अंदर जा रहा है, जितना पानी अंदर जा रहा है, उतना पानी आपको बाहर मिलना चाहिए। जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी आपको बाहर मिलना चाहिए। Whatever the mass entering inside the pipeline, that much mass leaving per unit time. जितना पानी यहां से एंटर कर रहा है उतना पानी यहां से निकलना चाहिए। मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। सपोज कर लीजिए यहां से 5 लीटर पानी 5 मिनट में जा रहा है, तो यहां से 5 लीटर पानी 5 मिनट में निकल जाना चाहिए। ये आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलता है फॉर ए स्टेडी फ्लो। अगर आपका स्टेडी फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मतलब एक लेयर दूसरे लेयर को क्रॉस नहीं कर रही है, स्ट्रीमलाइन मोशन है, तो जितना पानी आप यहां से डाल रहे हैं उतना का पूरा पानी यहां से निकल जाना चाहिए। मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। जितना पानी आप डालेंगे उतना पानी आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? ये सेंटेंस का मीनिंग क्या हो गया? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? मास पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना? अच्छा, मास लिक्विड की बात हो रही है तो मास तो हम लोग लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को मैं प्लेस पे लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, डेंसिटी वॉल्यूम है, वॉल्यूम के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मैं लेंथ अपॉन टाइम को वेलोसिटी, लेंथ यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम को मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी। सो रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कर लीजिए यहां से जो पानी जा रहा है उसका एरिया है A1 और उसका वेलोसिटी है V1 और डेंसिटी उसका ρ1। सो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ρ1 A1 V1 इज इक्वल्स टू यहां से जो पानी जा रहा है A2 V2 ρ2 A2 V2 इज इक्वल्स टू ρ3 A3 V3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखिए ρ1 A1 V1 इज इक्वल्स टू ρ2 A2 V2 इज इक्वल्स टू ρ3 A3 V3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखिए कांस्टेंट है ना, मास अपॉन टाइम। यहां से मास अपॉन टाइम, जितना पानी यहां से जा रहा है उतना ही पानी यहां से जाएगा, उतना ही पानी यहां से जाएगा पर यूनिट टाइम में। क्या मैं बोल सकता हूँ यहां से जो सब कुछ कांस्टेंट होगा। अच्छा, जो पानी यहां से जा रहा है वही पानी यहां से निकल रहा है, जो पानी मेरा यहां से जा रहा है वही पानी वहां से भी निकल रहा है। क्या मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी ऑफ द वाटर विल रिमेन कांस्टेंट। तो क्या मैं डेंसिटी R1 ρ1 ρ2 ρ3 को कैंसिल कर सकता हूँ? तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से होगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू A3 V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए A1 V1 A2 V2 A3 V3 इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि A V इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट?
एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर मैं इसको v को नीचे लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। देखिए एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना छोटा नोजल होगा, एरिया का नोजल का एरिया जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी। आप लोग ने देखा होगा, आप देखिए पाइप से जब आप पानी मारते रहते हैं क्या करते हैं, पानी को दूर फेंकने के लिए क्या करते हैं, बीच में दबा देते हैं, एरिया को कम कर देते हैं। देखिए एरिया अगर मेरा कम हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पानी दूर तक जाएगा। तो वैसे यहाँ यही सेंटेंस वो यही बोलता है, मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। यहाँ पे देखिए एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगा, यहाँ पे एरिया और बड़ा है तो वेलोसिटी और कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरिया देखिए छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा। तो जितना पानी यहाँ पे जाएगा उतना ही पानी उतने ही टाइम में निकल जाएगा। 5 लीटर पानी अगर 5 मिनट में जा रहा है तो यहाँ से 5 लीटर पानी 5 मिनट में निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। इसका एरिया देखिए कम है, इसका एरिया कम है तो वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो वॉट एवर द मास एंटरिंग पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू मास लीविंग पर यूनिट टाइम। मास अपॉन टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। मास को हम लोग लिख नहीं सकते क्योंकि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिखा, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ अपॉन टाइम को हम लोग ने वेलोसिटी लिखा, तो रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रो ए वी इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब डेंसिटी एरिया वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। डेंसिटी एरिया वॉल्यूम, डेंसिटी एरिया वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी एरिया वेलोसिटी, डेंसिटी एरिया वेलोसिटी, डेंसिटी एरिया वेलोसिटी हर जगह पे कांस्टेंट रहने वाला है। देखिए कांस्टेंट रहने वाला है। पानी सेम है तो इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया, रो 1 रो 2 रो 3। पानी जो यहाँ से जा रहा है रो 1 है, वही पानी यहाँ पे भी है, वही पानी यहाँ पे भी, कैंसिल हो जाएगा। A1 B1 A2 B2 A3 B3 कांस्टेंट। सो एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जितना छोटा नोजल होगा, नोजल का एरिया जितना छोटा होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ से जो पानी जा रहा है देखिए एरिया थोड़ा बड़ा है तो वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पे एरिया और बड़ा है तो वेलोसिटी और कम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एरिया कम है तो वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इस इन शॉर्ट जो मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, whatever the mass entering per unit time is equal to that much mass leaving per unit time। जितना पानी आप अंदर डालोगे उतना ही पानी आपको बाहर मिलेगा। दिस इज व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये डेरिवेशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। ये आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, ये मैंने अलग से बताया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो पॉज करके लिख लीजिए। ओके 1 2 3। अब इसके बाद आता है आपका विस्कोसिटी। Now what is viscosity? Viscosity आपका एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता है। जैसे कि सॉलिड में डायरेक्टली आप लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, लेकिन लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसको विस्कोसिटी बोला जाता है, या फिर विस्कस फोर्स, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। ओके, तो जो फ्रिक्शन में जो सॉलिड में होता है वो फ्रिक्शन होता है, और जो लिक्विड में फ्रिक्शन होता है उसको बोला जाता है विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि सॉलिड में फ्रिक्शन किस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विस्कोसिटी। Viscosity. Now what is viscosity? Friction in liquid. Friction in liquid. Now friction in liquid मतलब को समझने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा friction in solid. Friction in solid. Friction in solid को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपका एक सरफेस है। ओके, ये सरफेस है और ऊपर एक मैंने ब्लॉक रखा हुआ है। लेट से ब्लॉक मेरा ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द फोर्स F। इसके ऊपर मैं फोर्स लगा के इसको इस साइड ले रहा हूं। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, FBDT फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं, तो ये मेरा ब्लॉक है जो कि ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या बता सकते हो कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा? यस, है ना। फ्रिक्शन जो है मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स जो है ऑलवेज अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। तो ये उस साइड जा रहा है तो फ्रिक्शन मेरा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हमेशा याद रखना, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन रहेगा उसके अपोजिट में आपका फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अच्छा, ये सॉलिड के ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा। सॉलिड के ऊपर कहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा? ये जोड़ी वाला फ्रिक्शन लगता है। देखिए ये फ्रिक्शन ब्लॉक पे लग रहा था इस साइड में, तो ये जो सॉलिड के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा वो ये डायरेक्शन में लगेगा। ये याद रखना है कैसे भी करके आपको। आप लोगों ने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा तो ये कैसे भी करके याद रखिए। ये मेरा ब्लॉक है, ये डायरेक्शन में जा रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा, फ्रिक्शन मेरा देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी ये दोनों में कांटेक्ट था, तो मेरा ये जो ब्लॉक के ऊपर था फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा था, तो ये जो सरफेस है ना उसके ऊपर फ्रिक्शन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये याद रखना। ओके, अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोग ने? F इज इक्वल टू म्यू एन, है ना। F इज इक्वल टू म्यू एन, वेयर म्यू इज व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। एन क्या रहता था अपना? N इक्वल टू mg,
N इक्वल्स टू mg, ये रहता था, है ना। तो दिस इज व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन इन सॉलिड। अब इसी लॉजिक को हम लोग अप्लाई करेंगे विस्कोसिटी के लिए, मतलब कि लिक्विड में किस तरीके से फ्रिक्शन होता है। ओके अच्छा, लिक्विड में फ्रिक्शन के लिए आइए समझते हैं। ओके ये रिवर बेड, क्या ये अपना रिवर बेड या फिर सी बेड, क्या होता है सी बेड और रिवर बेड, है ना। जो सी का एकदम नीचे वाला सरफेस जो होता है, जो एकदम पानी एकदम नीचे चले जाते हो ना, उसको बोला जाता है रिवर बेड, सी बेड। अच्छा इसके ऊपर क्या होता है, सी बेड ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है। क्या बताया था मैंने, वाटर कैसे फ्लो होता है, हमेशा आपका लेयर्स में फ्लो होता है। वाटर ऑलवेज फ्लोज इन अ लेयर, वाटर हमेशा जो है लेयर्स में फ्लो होता है। अच्छा लेयर में फ्लो होता है मतलब, अच्छा यहाँ मैंने क्या बोला कि यहाँ पे नीचे रिवर बेड, ये वाटर जो है लेयर में फ्लो हो रहा है। लेयर में फ्लो होने की वजह से जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा था, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, देखिए ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, है ना। एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। अब ऐसे नीचे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होते जाता है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता जाएगा, और जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम होता जाएगा, जो वेव होती है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। कभी भी आपने देखा है कि जो नीचे आप जितनी गहराई में जाएंगे, आप जितनी ज्यादा नीचे गहराई में जाते जाएंगे, समुद्र उतना शांत मिलेगा आपको, है ना। आप जितना ज्यादा नीचे जाएंगे समुद्र उतना शांत मिलेगा, और जितना ऊपर रहेंगे आप बीचेस वगैरह पे देखिए, जो ऊपर रहता है ऐसे जो वाटर के ऊपर खूब बड़ी बड़ी लहरें आती है, बड़ी बड़ी वेव्स आती है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे वो वेव क्या होती है, छोटी होती जाती है। क्यों छोटी होती जाती है, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही है। ये ऊपर वाली वेव है, खूब बड़ी बड़ी वेव आएगी। थोड़ा और नीचे जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वेव छोटी होती जाएगी, और थोड़ा नीचे जाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वेव थोड़ी और नीचे होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी, और नीचे जाएंगे तो वेव थोड़ी और छोटी होती जाएगी। अंत में आपको मिलेगा रिवर बेड, मतलब सॉलिड सरफेस मिलेगा। एंड सॉलिड सबसे ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा किसके ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर। इसलिए आप जितना ज्यादा नीचे जाते जाएंगे उतना ज्यादा आपको शांत पानी मिलेगा। नीचे कुछ भी टर्बुलेंस नहीं होता है, एकदम शांत होता है, कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे, सॉरी नीचे मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे फ्रिक्शन फोर्स कम होता जाएगा और वेव आपको मिलते जाएंगे। सो दिस इज व्हाट अबाउट द रिवर बेड। ओके आइए समझते हैं। सपोज कर लीजिए ये मेरा पहला लेयर है, उसकी वेलोसिटी है v प्लस dv। ओके v प्लस dv, थोड़ा और नीचे जाएंगे आप, वेलोसिटी कम होती जाएगी। v प्लस dv था तो v हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रही है। थोड़ा और नीचे आइए, ये क्या हो जाएगा v माइनस dv। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे आपको वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अंत में रिवर बेड के पहुंचने के बाद ये सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लगाता है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका वेलोसिटी प्रोफाइल ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है, देखिए ऐसे डिक्रीज होता जा रहा है ना। जैसे जैसे dx मेरा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मेरा dx जो है बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे मेरा क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है, और वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अंत में आपको रिवर बेड पे समुद्र एकदम शांत मिलेगा, कोई हलचल नहीं होगी, कोई वेव नहीं होगी वहां पे। व्हाई, बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, फ्रिक्शन इन सॉलिड, सॉरी फ्रिक्शन इन लिक्विड। लिक्विड में फ्रिक्शन होने की वजह से अंत में आपको क्या मिल जाता है, अंत में क्या मिलता है आपको, शांत पानी मिलता है। अच्छा इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें हम लोग। सपोज कर लीजिए ये मेरी फर्स्ट लेयर है, ये मेरी फर्स्ट लेयर है, ये मेरी फर्स्ट लेयर है। अच्छा कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये डायरेक्शन में v प्लस dv। अच्छा ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर दूसरी लेयर जो है फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी fv। देखिए जैसा ये ब्लॉक के ऊपर ये सॉलिड सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो यह लेयर मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेकंड लेयर इस डायरेक्शन में इसको फोर्स लगाएगा। अच्छा अगर मैं सेकंड लेयर ड्रॉ करूं, यहाँ पे देखिए, अगर ये मैं सेकंड लेयर ड्रॉ करूं, ये मेरी सेकंड लेयर है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे, इस साइड में वेलोसिटी। अच्छा इसका एक पेयर होगा, मतलब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इस सेकंड वाले के ऊपर ये डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा fv। अच्छा इस सेकंड वाले लेयर के ऊपर
थर्ड वाली लेयर फोर्स लगाएगी, दैट इज F-V। देखिए है ना, इस लेयर के ऊपर नीचे थर्ड वाली लेयर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगी ये डायरेक्शन में, और इसके ऊपर ये फोर्स, ये जोड़ी वाला फोर्स था। अच्छा, एक और फोर्स, एक और लेते हैं लेयर। सपोज कर लीजिए ये थर्ड लेयर है मेरा, ये मेरा थर्ड लेयर है। कहाँ पे मूव कर रही है? ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, V माइनस dV। अच्छा, ये फ्रिक्शन F-V की वजह से यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, देखिए F-V। अच्छा, ये थर्ड लेयर के ऊपर एक नीचे वाला फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, F-V। देखिए है ना, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाते जा रही है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे देखिए ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, F-V, F-V, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाएगा, मतलब विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, और विस्कोसिटी बढ़ने की वजह से बेड पे, रिवर बेड पे आपको शांत पानी मिलेगा। ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वेव मिलेगी, नीचे जाते जाएंगे शांत पानी मिलेगा। क्यों होता है सर? बिकॉज ऑफ द विस्कोसिटी, फ्रिक्शन इन लिक्विड। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन इन लिक्विड। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है विस्कोसिटी। अब इसके ऊपर न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, आपके बुक में दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन्स फॉर्मूला। दोनों में से किसी भी एक नाम से आ सकता है। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और न्यूटन्स फॉर्मूला? इसने बोला, न्यूटन ने, कि दिस फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या बोला न्यूटन ने? ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये लेयर है वाटर का, ये दूसरा लेयर है वाटर का, तो कितना एरिया कॉन्टैक्ट में आ रहा है, जितना ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में आएगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ये केस में देखिए एरिया कम कॉन्टैक्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, थोड़ा और कम एरिया कॉन्टैक्ट में है तो फ्रिक्शन फोर्स और कम लगेगा। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है, तो जितना ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए ये सॉलिड है, और ये सरफेस है मेरा। हाँ, ये मैंने इसको ऐसे रख दिया। ओके, अच्छा, कोई फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन। फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन। अच्छा, एन क्या होता है? mg, मतलब मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे रखूं, चाहे जैसे रखूं, मास तो मेरा सेम ही रहने वाला है। मतलब सॉलिड वाले केस में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड नहीं करता है। देखो, अगर ऐसे मैं रखा हूं तो फिर भी इसके ऊपर फ्रिक्शन सेम ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू एन। एन क्या होता है? mg। n इक्वल्स टू mg, तो g तो सेम रहे, m क्या है? मास है। तो इसका मास जो है मैं ऐसे रखूं, या फिर ऐसे रखूं, मास तो मेरा सेम रहने वाला है। मतलब सॉलिड में जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन में, लेकिन लिक्विड में जो है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है। जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ज्यादा मेरा फ्रिक्शन होगा। अंडरस्टूड? दूसरा उसने बात बोला कि दिस viscous force is directly proportional to velocity gradient। अब जब भी आपको gradient वर्ड सुनाई देगा, it is related with the velocity in distance। जब भी आपको gradient वर्ड सुनाई देगा, जैसे स्लोप वगैरह करते हैं ना मैथमेटिक्स में, tan थीटा dy/dx ऐसा, तो देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस देखो बढ़ता जा रहा है, ये dx था और बड़ा हो गया, जैसे जैसे डिस्टेंस मेरा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी देखो कम होती जा रही है ना। dx था और dx हो गया, तो वेलोसिटी v प्लस dv था, v हो गया v माइनस dv, और वेलोसिटी कम होते जा रहा है। तो इस तरीके से मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट इन द सेंस व्हाट? dv/dx। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv/dx, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, अब इन दोनों को मर्ज करके हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे। आइए देखते हैं कि क्या बनता है फॉर्मूला। क्या बनेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड dv/dx। प्रोपोर्शनलिटी है, इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। सो F इज इक्वल्स टू ईटा e dv/dx। ये प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो आपको एक कांस्टेंट मिला, इसको बोला जाता है ईटा। क्या बोला जाता है? ईटा इज इक्वल्स टू, क्या नाम है इसका? कोएफिशिएंट ऑफ
viscosity. This eta is called coefficient of viscosity. So this is the viscosity का formula. Fe is equals to eta A dV by dx. Frictional force, कितना फोर्स लगाता है एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर, कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है. दिस इज द फॉर्मूला. ओके, ईटा कैसा उल्टा म्यू बनाते हैं वैसा. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आइए थोड़ा और इसको देखते हैं कि ईटा क्या होता है. आई होप आप लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा. तो अब ईटा क्या होता है, अगर ईटा का मैं यूनिट बनाना चाहूँ, देखिए कभी कभी ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछता भी है, आपके एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं. ईटा का अगर यूनिट बनाना चाहो तो क्या होगा, ईटा का फॉर्मूला पहले बनाइए. ईटा क्या होगा, ईटा इज इक्वल टू एफ वी dx ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए डीवी. ओके, फोर्स है न्यूटन, क्या है लेंथ है मीटर, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसर, सेकंड ऊपर चला जाएगा, सो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर ईटा. सो ईटा का यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. सीजीएस में लिखो तो डाइन सेकंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसी यूनिट को बोला जाता है पॉइस. इसी यूनिट को क्या बोला जाता है, पॉइस. तो ईटा का यूनिट दो होता है, ऐसा सिस्टम न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पॉइस. ईटा का यूनिट क्या होता है, पॉइस. ये आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये एंट्रेंस एग्जाम पर्पज से आप पढ़ सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज में भी इसका यूनिट दिया जा सकता है, पॉइस. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द फ्रिक्शन इन सॉलिड, विस्कोसिटी. आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा. एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने बताया. आपको जो भी लिखना है लिख लीजिए, अगर आपको नहीं लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो ये था हाइड्रोडायनामिक्स का मेरा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोग को बताया स्ट्रीमलाइन मोशन, टर्बुलेंट मोशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और विस्कोसिटी. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोक्स लॉ और क्रिटिकल वेलोसिटी. फिर उसके बाद वाले लेक्चर में मिलेंगे हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन. 2 लेक्चर और आएंगे इस टॉपिक के ऊपर, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. आई होप आपका लेक्चर आप लोग को इजी लगा होगा. एटलीस्ट 2 बार देखिए, आप लोग 2 बार देखेंगे इस लेक्चर को. थोड़ा सा टीडियस है, एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने मिला के बताए हैं. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर आप धीरे धीरे पकड़ेंगे, आप नोट्स भी बनाते चलिए और लिखते भी चलिए. 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि हाइड्रोडायनामिक्स में चल क्या रहा है. ओके, तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ. अगर कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट भी करिए, मैं आपके डाउट का जरूर रिप्लाई करूंगा. टिल देन, बाय बाय.